गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ माचुंग जी, अब देखिए साउंड आएगा। ऑलराइट, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए। ठीक है जी। हाँ तो सर, अभी कुछ गैप हो गया था करंट अफेयर्स में, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो अपना मार्च का करंट अफेयर सर हम डिस्कस कर रहे थे। मार्च स्टार्ट कर ही दिया था, 20 क्वेश्चंस हो गए थे, उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस हमें ये करंट अफेयर्स रोकना पड़ गया था ना। तो सेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत बढ़िया वो बिताली जी। हाँ, मैं आपको मैसेज किया था, आप रिप्लाई दिए नहीं थे शायद फिर। हमको ना अगर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि कैसे रिजॉल्व हुई थी, ताकि अगर कल किसी और स्टूडेंट का सेम प्रॉब्लम आएगा तो हम वही उसको सजेस्ट करेंगे ना करने को। चलिए जी। उप्स, ठीक है। हाँ जी सर, तो 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अपना पुराना रिवाज है, आगे के क्वेश्चंस बढ़े उससे पहले पिछले रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज का सबसे टफ सवाल आपके सामने रखा है। ये पिछली क्लास में डिस्कस करा था, बहुत टफ सवाल है, कोई नहीं बता पाया था। रिसेंटली $3.9 billion 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब इतना टफ सवाल है, पिछली बार सबके पसीने छूट गए थे क्वेश्चन सुनते ही। ओह अच्छा, यूट्यूब अपडेट करने से ना, ओके ओके। इतना टफ है, पिछली बार सबके पसीने छूट गए थे क्वेश्चन करते ही। दिबांग तो सर कह रहे सुना ही नहीं है कहीं। देखो, लेकिन तुक्का लगाया था सबने, अरुणाचल ठीक बैठ गया था। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो दिबांग पावर प्रोजेक्ट आपका कहाँ आ रहा है? अरुणाचल में आ रहा है। तो इस पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 था लाइफ अथॉन। एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर लाइफ अथॉन, एक हैकाथॉन है, वो ऑर्गेनाइज किया था। ये पिछली क्लास में करा था हम लोगों ने ये क्वेश्चन। बताइए सर क्या आंसर होगा इसका। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये यूएनडीपी ने किया था, ठीक है। तो अपना नीति आयोग प्लस यूएनडीपी। ऑलराइट, ये लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास में। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू इंक्लूड इंडिया इन द एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव में कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया कि इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए? तो दैट इज योर जापान, ठीक है। वो अपना जापान। ठीक है सर, तो ये 20 क्वेश्चंस पिछली क्लास में डिस्कस हो गए थे। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी जिस तरह से इंडिया में लिथियम रिजर्व्स पाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, इसी तरह से एक और कंट्री है जहां पर अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा एक लार्ज डिपॉजिट ऑफ लिथियम निकला है। 8.5 मिलियन टन्स ऑफ डिपॉजिट वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि उनके पास लिथियम निकला है। तो वो कौन सा कंट्री है? एक तो सर इंडिया में हमने जम्मू कश्मीर तो देखा ही था कि जम्मू कश्मीर में भी अभी हमने देखा लिथियम रिजर्व्स निकल रहे हैं, अभी उसको ऑक्शन करने जा रही गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट कंपनी को वो रिजर्व बेच दिए, मतलब लीज पे दे दिए जाएंगे। तो जिस तरह से इंडिया में जम्मू कश्मीर में मिले हैं, इसी तरह से आपका किसी और कंट्री में भी लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। तो वो सर कौन सी कंट्री है? ओके, तो ए आंसर बता रहे हैं। ए डी, ए डी क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए? ए डी, ए डी क्या होना चाहिए? ओके सर, ओके। तो मतलब
तुर्कमेनिस्तान सर ज़्यादा जानते नहीं ना, तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान तुक्का नहीं लगाया। बाकी ईरान भी तुक्का है, अफगानिस्तान भी तुक्का है, लगाने वालों ने पाकिस्तान भी तुक्का लगाया। जुरू जी कह रहे हैं तुर्कमेनिस्तान को क्यों छोड़े, तुर्कमेनिस्तान पे भी तुक्का लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो ए बी सी डी मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। लग रहा है आंसर देख लिया गया है, इसलिए अब आंसर लगातार डी आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ईरान। ठीक है, अभी जो लिथियम के डिपॉजिट्स कहाँ पाए गए हैं, ईरान में भी पाए गए हैं। देखो, जब भी लिथियम की बात आए तो एक लिथियम ट्राइंगल याद रखना साउथ अमेरिका का। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ईरान। अब लेकिन सर उससे रिलेटेड, लिथियम से रिलेटेड एक बात हमेशा ध्यान रखना, लिथियम लिथियम बहुत हो रहा है न्यूज में, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। देखो, इंडिया में तो कोई बहुत ज्यादा रिमार्केबल लिथियम मिलता नहीं है। अभी हमें जम्मू कश्मीर में भले ही मिल गया, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लिथियम हमारे पास था नहीं। लेकिन इन ग्लोबली अगर हम देखें, लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ये साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। कैब याद रखना, ठीक है, लिथियम की कैब कहां पर है, साउथ अमेरिका में। तो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज ध्यान रखेंगे, चिली, अर्जेंटीना एंड योर बोलीविया। ये तीनों कंट्रीज में हमें क्या मिलता है, लिथियम रिजर्व मिलता है। ठीक है सर, तो कल आपसे पूछे हाईएस्ट अमाउंट दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व कहाँ मिलता है, तो इसी लिथियम ट्राइंगल में मिलता है, चिली, अर्जेंटीना एंड योर बोलीविया। ठीक है, ब्राजील मत कर देना, ब्राजील मत कर देना, बोलीविया है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। इंडिया में राजस्थान और कर्नाटका वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मिला है अभी तक, बस वो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मिल गया, बाकी जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, recently which of the following ministries has mandated that all gold jewelry and artifacts will have to carry a hallmark unique identification number? जैसे आप कोई भी गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हो, तो अभी तक क्या था, वो कितना प्योर है उसकी हमें आइडिया नहीं लग पाता था, उसकी प्योरिटी पे डाउट रहता था। तो कई बार क्या होता था, लेस प्योरिटी वाला गोल्ड हमें ज्यादा प्योरिटी के नाम पे बेच दिया जाता था, तो कोई उसका गारंटी नहीं थी उसकी। अब क्या करा है गवर्नमेंट ने, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टार्ट कर दिया कि कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड का कोई भी आइटम आप बेचोगे, तो उसके लिए उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अगर आपको कभी उस गोल्ड ज्वेलरी से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए ट्रेस कर सकते हो कि आपने उसे कहां से खरीदा है और उसकी क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, लिथियम ट्राइंगल, हाँ जी, कैब को बोलते हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को। तो एक होल मार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी कर दिया गया है हर एक गोल्ड ज्वेलरी पे, अब वो मैंडेटरी है। तो ये ऑर्डर किसने दिया होगा, एमएसएमई ने दिया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने दिया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिया होगा, या डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया होगा। देखो, बिजनेस की बात तो हो रही है, लेकिन ये काम किसके लिए किया जा रहा है, कस्टमर के लिए किया जा रहा है। कस्टमर के लिए किया जा रहा है, तो हाँ, एक कंज्यूमर मिनिस्ट्री हो सकती है ऑप्शन में। लेकिन एमएसएमई तो सर कहीं से भी नहीं है, एमएसएमई तो कहीं से भी नहीं है, और इसमें कोई बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स भी होना मुश्किल है। तो 2 ऑप्शन हटा दो, ए सी में से एक तुक्का लगा सकते हो। और चूंकि आप देख सकते हो ये काम किससे रिलेटेड है, कस्टमर के वेलफेयर से रिलेटेड है, तो इसे कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स का काम क्या है, कस्टमर के वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर गोल्ड की प्योरिटी लिखी होगी, और जो इंडिया में कोई भी आइटम को सर्टिफाई करता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन सर्वे, उसका लोगो होगा, और यहाँ पर एक 6 डिजिट का न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जिसे हम HUID कहते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं है? चलिए जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली BSE लिमिटेड
And which of the following organizations has launched a new program fin empower? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों ने मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है फिन एम्पावर। तो वो कौन है? यूएन विमेन, नीति आयोग, सेबी या फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन? हाँ जी सर, बताइए ज़रा। सेबी? जो भी लगे तुक्का लगा दो। तो बीएसई ने किसके साथ मिलके ये फिन एम्पावर स्टार्ट किया है सर? यूएन विमेन के साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके, सेबी के साथ मिलके। फिन एम्पावर तो मतलब दिख रहा है फाइनेंशियली एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये किसके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात हो रही है? तो ये विमेन के फाइनेंशियली एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? आपका यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन यूएन विमेन। इसके बारे में आपने कम सुना होगा, ये काफ़ी लेटेस्ट है कंपैरेटिवली। जैसे आईएलओ वगैरह तो 1940s की बनी हुई है, खुद यूएन से पहले की बनी हुई है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूएन की इतनी पुरानी है, लेकिन ये काफ़ी हद तक लेटेस्ट है, यूनाइटेड नेशन विमेन। तो विमेन के वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यूएन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो ये 2011 से काम कर रही है। हेडक्वार्टर सर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो BSE and UN Women India launched a new program Fin Empower at the Bombay Stock Exchange। इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? इस प्रोग्राम का पर्पस है कि सर विमेन्स को भी हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ एम्पावर करें, क्योंकि अभी जो सर्वे है मार्शल जी, 8 बजे ही तो टाइम था अभी, जब से मैं ईटानगर आया हूँ तब से 8 बजे का ही टाइम चल रहा है करंट अफेयर्स का ना। तो जो सर्वेज हैं वो बताते हैं कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या कह लो उनके जो फाइनेंस है, भले ही वो खुद पैसा कमाती हैं, पैसा अर्न करती हैं, मतलब अर्निंग में वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। या तो वो अपने पेरेंट्स पे या फिर वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं कि उनका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जा सके। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में भी अभी भी विमेन पीछे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी अभी विमेन पीछे हैं। तो इसीलिए से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन वीमेन ने मिलकर डिसाइड किया है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ विमेन को एम्पावर करेंगे। ठीक है, तो ये इनका पर्पज है। तो यूएन विमेन और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिलके ये प्रोग्राम चला रहे हैं फिन एम्पावर। Question number 24. Which of the following airports in India has been ranked among the cleanest airports in Asia Pacific by the Airport Council International? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इसको किस एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट एयरपोर्ट रैंक किया है?
हाँ जी सर बताइए। डी ए बी सी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया has been ranked among the cleanest airports in Asia Pacific by the Airport Council International? तो पहले तो एक संस्था है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, वो रैंकिंग करती है, ठीक है। ये ग्लोबल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो एयरपोर्ट्स को चेक करती है कि कौन कितना सफाई है, कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये सारी उनकी जो सर्विसेज हैं उनको चेक करती है। कनाडा में इस काउंसिल का हेडक्वार्टर है, 1991 की ये काउंसिल है। तो इसके हिसाब से जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, इंडिया में क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है जो पूरे एशिया पैसिफिक में आप देख सकते हो, वो है आईजीआई दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके हिसाब से क्लीनेस्ट है, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। हु रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग, बताइएगा सर। रिसेंटली who amongst the following has been awarded the 2022 BBC Women of the Year Award, ठीक है। 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मीराबाई चनू, भाविना पटेल, प्रीतम सिवाच या फिर आपका नीनू घंगास। Recently, who amongst the following has been awarded the 2022 BBC Indian Sports Women of the Year Award? हाँ जी सर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ये आपका आया था लास्ट टू लास्ट एलडीसी में आया था, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ठीक है। वो पूछा था 2020, ये वन का पूछा था, 2021 में किसको मिला, ठीक है। तो 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड का पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज मीराबाई चनू, बिल्कुल सही बात। ये तो यूनानिमसली सबका एक ही आंसर है, चनू दीदी, मीराबाई चनू, ठीक है। मीराबाई चनू कौन है? वेट लिफ्टर है, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। तो एक पब्लिक वोटिंग के जरिए उन्हें बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एलडीसी के एग्जाम में ये अवार्ड, इन नहीं एलडीसी नहीं था, हाँ यूडीसी के एग्जाम में ये अवार्ड इन करेंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मीराबाई चनू के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ मिशन हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिशन लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल? मतलब सारे पेमेंट्स कैसे कर दो, डिजिटल कर दो, कैश खत्म ही कर दो, मतलब दिखे ही ना गांधी जी। तो हर पेमेंट डिजिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ मिशन हर पेमेंट डिजिटल, बताइए सर। हाँ जी सर। हर पेमेंट डिजिटल, तो ए बी सी। अब इसमें देख लो पेमेंट से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। पेमेंट से रिलेटेड खैर इसमें सबसे ऑड वन आउट नीति आयोग ही लग रहा है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री का रोल हो सकता है। और पेमेंट की बात हो रही है तो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आरबीआई को पावर है कि डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करने की। बाकी एनपीसीआई भी ने भी डिजिटल पेमेंट्स को यूपीआई के जरिए बढ़ावा दिया है। तो डिजिटल पेमेंट से आपका एनपीसीआई भी कुछ रिलेटेड है, आरबीआई भी रिलेटेड है, नीति भी रिलेटेड है। लेकिन नीति आयोग का सर डायरेक्ट रिलेशन मिलना मुश्किल दिख रहा है। तो चार में से एक ऑप्शन तो सर आप एलिमिनेट कर सकते हो।
और डिजिटल पेमेंट की बात है तो देखो, डिजिटल पेमेंट आपका ओवरऑल एनपीसीआई में तो मेनली आपका यूपीआई कवर होता है, यूपीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मीटी क्या है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाता है, ठीक है। मीटी का काम ये नहीं है कि घर घर जाके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे, तो मीटी का मेन काम क्या है, टेक्नोलॉजी देना उस काम के लिए। इसमें एक बॉडी आरबीआई ही है जो ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स को कवर करती है, ठीक है। एनपीसीआई से तो सिर्फ आप यूपीआई रिलेट कर सकते हो, लेकिन आरबीआई जो है ओवरऑल जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है उसे रेगुलेट करती है। तो एक कानून है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत ये पावर आरबीआई के पास है कि इंडिया में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स है, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, ये सब कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आरबीआई हो सकता है और करेक्ट आंसर इज आरबीआई, ठीक है। करेक्ट आंसर इज आरबीआई। तो इस तरह से लॉजिक लगा लगा के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये पर्पज है, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कराते हैं, ऐसा नहीं है कि तुक्के लगवाने हैं, तुक्के के जरिए आपको एक हैबिट डलवानी है कि लॉजिक्स आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में लॉजिक डिस्कस करे, कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं वो डिस्कस करें, यही कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। यही कैपेबिलिटी आपको बाकियों से अलग करेगी, ठीक है। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक लॉन्च हुआ है, तो आरबीआई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया टू अडॉप्ट 75 विलेजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस इन ऑब्जर्वेंस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के तहत आरबीआई ने क्या किया, 75 विलेजेस को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने का मतलब इनको आइडेंटिफाई कर लिया और ये डिसाइड कर लिया कि इनको पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस बना देना है। इनमें जगह जगह पर लोगों को हमें डिजिटल पेमेंट्स के रिगार्डिंग अवेयर करना है, लोगों को पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर समझा देने हैं, लोगों को व्यवस्था पूरी मेंटेन करके देनी। तो कुल मिला के 75 विलेजेस में इन्वेस्ट कर देना है आरबीआई को, अपने आप को, ठीक है। तो जब 75 विलेजेस में होगी तो उसका देखे देखी बाकी विलेजेस में भी लोग काम करेंगे, अवेयर होंगे, ठीक है। तो ये पर्पज है आपका आरबीआई का। Question number 27. Recently, Indian Railways has collaborated with which of the following organizations for live tracking of trains under real-time train information system? ठीक है। अब देखो, रेलवेज एक मिशन ला रही है जिसमें आप ट्रेन को लाइव ट्रैक कर सकते हो। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो किसी भी ट्रेन की। जैसे ट्रेन रनिंग स्टेटस तो अभी भी आपको मिलता है, लेकिन वो ट्रेन रनिंग स्टेटस लाइव ट्रैकिंग नहीं करता है। वो आपको ये बताता है कि वो ट्रेन कौन से स्टेशन से निकल गई और कौन से स्टेशन से पे पहुंची। तो होता क्या है, मतलब जैसे स्टेशन ए से ट्रेन निकली और स्टेशन बी है, स्टेशन सी उसे कवर करना है। तो जैसी ट्रेन स्टेशन ए से निकलेगी तो वो ट्रेन रनिंग स्टेटस अपडेट कर देगा कि हाँ भाई इतने बजे ट्रेन स्टेशन ए से निकल गई। तो अभी वो बी पर नहीं पहुंची है क्योंकि बी से अपडेट नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में है। तो अभी ये अपडेट मिलता है कि कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में, कहाँ पर है एग्जैक्टली हमें नहीं पता। लेकिन अब ट्रेन रेलवे का प्लान है कि पूरा लाइव ट्रैकिंग हो कि ट्रेन अगर इस जगह है तो भी हमें लोकेशन पता हो, इस जगह है तो भी लोकेशन पता हो। तो ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो रेलवे है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ला रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट वो किसके साथ करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एल या इसरो? बताइए सर, इसमें भी लॉजिक लगाना है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब इसमें आप ये बताओ मेरे को, किसी भी चीज की लाइव ट्रैकिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप किसी भी चीज की लाइव ट्रैकिंग कैसे करते हो? आप कोई भी चीज है उसकी लाइव ट्रैकिंग कैसे करते हो? जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं। उससे लाइव ट्रैकिंग होती कि कौन से ऑब्जेक्ट किस जगह पर कहाँ है। और जीपीएस किस पे काम करता है, सैटेलाइट पे काम करता है। उसके लिए हमें सर टावर तो नहीं लगाने हैं। टावर नहीं लगाने तो सर हमें बीईएल, बीडीएल, एलएनटी इनकी क्या जरूरत है? हमें सैटेलाइट से काम है ना सर। और सैटेलाइट की मदद हमें कौन देगा लाइव ट्रैकिंग में? हम सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेंगे और सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन सर हमें कौन देगा? हाँ जी सर,
सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन कौन देगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देगा, डायनेमिक्स लिमिटेड देगा, एल&टी देगा, इसरो देगा, कौन देगा? हाँ जी सर। अब देखो, इस हद तक मैंने आसान कर दिया, अब आप तुक्का लगा के बताओ। तुक्का कहने का मतलब होता है अब आप अपना लॉजिक लगा के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सर, सैटेलाइट की जानकारी तो हम किससे लेंगे? इसरो से लेंगे। ठीक है सर, किससे लेंगे? इसरो से लेंगे। तो इसरो विल हेल्प अस इन रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसरो की जो सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेंगे। जीपीएस वैसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। इसरो की जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। हो सकता है कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ ले, तो याद रखना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये लोकेशन, जो लाइव लोकेशन है ट्रेन की, उसे ट्रैक करने के लिए बनाया गया। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। समझ रहे हैं तो एक थम्स अप दीजिए जल्दी से। बताइए सर, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। देखो, डायरेक्शन एग्जाम में आप ही अपने आप को दे सकते हो, उसके लिए बस आपको अभी से ट्रेन होना है। ये क्वेश्चंस कराने का पर्पज ही यही है, ताकि ये ट्रेनिंग अभी से हो जाए ना। अभी काश क्यों लगा रहे हो जनाब? अभी तो आपके पास टाइम है, यही सब तो सिखाने के लिए आप क्लास कर हो रही है आपकी, ताकि आप ये सब सीखो। तो ज़रूरी ये है कि सर आप इसको अटेंड करते रहो। ठीक है, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करते रहो, अपनी तरफ से जो भी लॉजिक समझ में आए लगाते रहो। ठीक है, तब ये आपको फ़ायदा देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Recently, which of the following organizations या ministries has launched the 75 digital villages program? किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है? एनपीसीआई, आरबीआई, मीटी, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम? अब इसमें भी देखो डिजिटल विलेज की बात हो रही है, तो मतलब देख के लग रहा है कुछ डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये सर ऐसा नहीं लग रहा उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है जहां पर हमने क्या करा था? डिजिटल विलेजेस 75 आरबीआई ने अडॉप्ट किए थे, तो ये क्वेश्चन वही घुमा के पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वही डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम जो है, वही हर पेमेंट डिजिटल मिशन, उसके तहत हमें क्या करना है? डिजिटल विलेज प्रोग्राम चलाना है। तो 75 विलेजेस को डिजिटल अवेयर क्रिएट करना है। ठीक है, चलो जी, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली Salhatuano Cruz has been sworn in as the first women minister of which of the following states? क्रूसे जी को किस स्टेट का पहला विमेन मिनिस्टर बनाया गया है?
बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स है, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के भी जितने खास खास क्वेश्चन होंगे उसको हम इसमें कवर करते चलेंगे, ठीक है सर। हाँ जी सर, क्या है भाई इसमें, क्यों नहीं आंसर आ रहे हैं? मिजोरम, नागालैंड, करेक्ट आंसर इज नागालैंड। तो क्रूसे जी और हिकानी जकालू जी बिकम फर्स्ट वीमेन एमएलए फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सर आपका नागालैंड। अभी नागालैंड में रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। रिसेंटली डेविड एलन चिपरफील्ड हैव बीन अवार्डेड द प्रिट्जकर प्राइज 2023। प्रिट्जकर प्राइज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पेस साइंस, आर्किटेक्चर, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स? प्रिट्जकर प्राइज सर किससे रिलेटेड है? स्पेस साइंस, आर्किटेक्चर, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स? हाँ, तो सुकन्या जी ने देखो यहाँ पे भी लॉजिक लगा के करेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30। Recently, Sir David Allen Chipperfield have been awarded the Pritzker Prize 2023। काका करंट अफेयर्स से मतलब ये मार्च का है सर, मार्च के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो प्रिट्जकर प्राइज मिला है, तो क्वेश्चन ये है सर, प्रिट्जकर प्राइज किससे रिलेटेड है? पुलिट्जर से कंफ्यूज मत करना, पुलिट्जर अलग है। पुलिट्जर प्राइज किससे रिलेटेड है? फोटो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। वो फोटो जर्नलिज्म से रिलेटेड है पुलिट्जर प्राइज। ये है प्रिट्जकर प्राइज। प्रिट्जकर प्राइज रिलेटेड है आर्किटेक्चर से, ठीक है। प्रिट्जकर प्राइज किससे रिलेटेड है? आर्किटेक्चर से। तो अभी जो सर डेविड एलन चिपरफील्ड है, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। डेविड एलन चिपरफील्ड का नाम पूछे चांसेस कम है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है कि प्रिट्जकर प्राइज किससे रिलेटेड है सर आपका? ये रिलेटेड है आपका आर्किटेक्चर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? अभी मेघालय के सीएम साहब कौन बने बताइए जरा, पड़ोसियों की खबर रखनी चाहिए सर। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। अब ये तो सर जिसका खाता नहीं खुला है वो अपना खाता खोल सकता है ना, जिसका खाता नहीं खुला है वो यहाँ से अपना खाता बेशक खोल सकता है। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज कॉनराड के सांगमा जी, ठीक है। तो मेघालय के वो क्या बने हैं? सीएम बने। मेघालय में देखो तीन हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये वाला जो रीजन है ये गारो का है, ये वाला जो रीजन है वो खासी हिल्स है, ये वाला रीजन जयंतिया हिल्स है, ठीक है। तो तीन हिल्स में आप डिवाइड कर सकते हो पूरे मेघालय को। तो ये गारो, जो गारो रीजन है, इसमें देखो नॉर्थ गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, इस नाम से डिस्ट्रिक्ट है। खासी में देखो वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है। रिभोई, ये सब खासी वाला एरिया। ईस्ट जैंतिया हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो ये एरिया किसका हो गया सर? जैंतिया हिल्स का हो गया, ठीक है। तो दैट इज रिगार्डिंग मेघालय। अब मेघालय की सर उम्मीद है कैपिटल आपको पता होगी। एमटीएस में तो सर पूछ लिया था, बेंगलुरु किसकी कैपिटल है एमटीएस में? तो ध्यान रखना, मेघालय की कैपिटल क्या है सर? शिलोंग है, ठीक है। मेघालय की कैपिटल कैपिटल शिलोंग है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू एक्वायर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम।
It has been developed and designed by which of the following organization? Recently, the Indian Army has submitted a proposal to acquire advanced towed artillery gun system. It has been developed and designed by which of the following organizations? तो गन्स वगैरह क्या लगता है कौन डेवलप करता है? बिल्कुल सर, गन्स वगैरह आपका मेनली कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ सकता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो आर्टिलरी गन है इट इज अ टाइप ऑफ हॉविट्जर गन। हॉविट्जर गन कैसी होती है? इस तरह की। ये गन यहाँ देख रहे हो, इसका एक बहुत लंबा लॉन्ग रेंज का नोजल होता है इसमें। इसको क्या कहते हैं? होविट्जर्स कहते हैं। राजीव गांधी ने बोफोर्स कंपनी से होविट्जर्स ही खरीदे थे। ठीक है, उसी के स्कैम का काफी विवाद चला था। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? होविट्जर्स कहते हैं। और आर्टिलरी गन्स भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, होविट्जर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ए कैटेगरी ऑफ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स। तो आर्टिलरी गन्स कई डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं, बट वो सब किसके अंडर आती हैं? ये सब आर्टिलरी गन्स के जो टाइप्स हैं ये सब किस में कवर हो जाते हैं? ओवरऑल होविट्जर्स में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? होविट्जर है। ठीक है, रेंज वगैरह आपसे नहीं पूछेगा तो उतना डिटेल में मत जाओ आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग 2023? विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का ऑफिशियल मैस्कॉट का नेम क्या है? शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी, विद्या? इट इज शक्ति। तो मैस्कॉट का नेम क्या है? शक्ति। आसान था। क्वेश्चन नंबर 34, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन सॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो अभी त्रिपुरा के सीएम कौन बने? सांगमा जी बन गए मेघालय के। त्रिपुरा के सीएम कौन बने? ये भी सर पड़ोसी का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज मानिक साहा। मानिक साहा बने हैं त्रिपुरा के नए सीएम। त्रिपुरा में आप देख सकते हो साउथ त्रिपुरा, गोमती, सिफ सिफा जिला, वेस्ट त्रिपुरा, खोवई, धालई, नॉर्दर्न त्रिपुरा, उनाकोटी। तो ये सब क्या है सर? दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, ये ध्यान रखना। त्रिपुरा की कैपिटल। औसत त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक बैटलिंग सिल। त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है सर? बैटलिंग सिल। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग त्रिपुरा। इट कुड बी आज इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर लोग इसको फिर वो नॉर्थ ईस्ट जीके कह कह के पढ़ा देते हैं, इसका ध्यान रखिए ना। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप एम ही याद रख सकते हो, अलग से क्या पढ़ोगे इसे। चलो जी, ठीक है, तो आज फिर इतना ही करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीख के जा रहे हो, मज़ा आया हो, तो लेक्चर को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ना। चलो ठीक है, फिर इसके आगे के क्वेश्चन सर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीक करंट अफेयर्स अल्टरनेट रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में इसे रेगुलर कर दूँ, क्योंकि इसको मैं चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले पहले जितना भी रिक्वायर्ड करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाए। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।